सर्व गणों के अधिपति गणपति। सृष्टि के प्रारंभ में ही उनका ओंकारमय रूप साकार हुआ और आज हमारे जीवन के हर कार्य, हर प्रयास के प्रारंभ में उनकी मंगल मूर्ति का हम स्मरण करते हैं। कितने ही युग बीत गए, पुराण, इतिहास और फिर आधुनिक सभ्यता के पथ पर चलकर मानव जीवन धारा 21वीं सदी तक पहुंची। संसार के संकट भरे पथ पर गणेश जी ने सदैव हमारा साथ निभाया। अगणित भक्तों के पाप संताप हरण करके वे लंबोदर बने। ऋषि वेद व्यास के अनुरोध पर गणपति की सिद्ध लेखनी से महाभारत का महाकाव्य बह निकला था। हमारा जीवन नाट्य भी उन्हीं के कृपा हस्त से चालित होकर विघ्न और संकट पर विजय प्राप्त करते हुए बुद्धि, सिद्धि, सुख और समृद्धि की दिशा में बढ़ता रहे। श्री विनायक से यही प्रार्थना है। आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमापुत्रम विनायकम मंगलम परमं रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम्। FM विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूं। और श्रोताओं, आज हम आवाज की दुनिया के एक ऐसे हस्ताक्षर से जुड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी आवाज पहचान की मोहताज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी उनकी आवाज सुनता है तो पहचान लेता है कि वो महाभारत वाली आवाज, वो महाभारत वाला समय बोल रहा है और उसकी आवाज आ रही है। इनके लेखन की एक बड़ी विशेषता है कि जो भी उस लेखन को अगर पढ़ना शुरू करता है तो उसकी रोचकता से वो इतना प्रभावित होता है कि उसको बिना पढ़े छोड़ नहीं पाता है, भूल नहीं पाता है और लगातार वो उसके जेहन में वो आवाज गूंजती रहती है। तो मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं और आपको मिलवाता हूं आवाज की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर हरीश भीमाणी जी से। आदरणीय हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार पांडुरंग जी, आपने कहा आप ध्वनि मित्र हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो मैं अपने आप को सर्व मित्र कहता हूँ। क्या बात है। और उसका एक कारण है कि भाई मैं समय हूँ और समय सर्वव्यापी है। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश भीमाणी जी, आप आवाज की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर हैं, आपके अनगिनत प्रशंसक हैं। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे आपकी इस जीवन यात्रा के बारे में। जीवन यात्रा के बारे में पूछा है तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी एक पुस्तक का मसौदा बाहर आएगा। बहरहाल इतना मैं संक्षेप में कह सकता हूँ कि व्हेन आई लुक बैक, जब मैं अपने करियर की ओर मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेस्टिनीज चाइल्ड, विधाता की संतान हूँ मैं। डेस्टिनीज चाइल्ड अंग्रेजी में कहा जाता है कुछ उनके लिए भी कि जिनमें कोई प्रतिभा नहीं है। ऐसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 3-4 नाम अभी सामने आ सकते हैं कि प्रतिभा के नाम पे वो शून्यवत थे लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े बने। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं उसके शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूँ कि एक भटके हुए पथिक का मार्गदर्शन विधाता ने किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कि भाई जहाँ तुम जा रहे हो, ये मैं युवावस्था के आरंभ की बात कर रहा हूँ, जहाँ तुम जा रहे हो वो सही नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और मैं मानता नहीं था क्योंकि मैं समझ नहीं रहा था ये संकेत। अब इस संकेत की भाषा से बाहर आकर कहूँ तो मैंने पढ़ाई बहुत अलग कर ली। जो मेरे मन में पढ़ाई थी, वो पढ़ाई करनी थी, वो मैं नहीं कर पाया इसलिए कि पारिवारिक विचारधारा कुछ ऐसी थी। हम ओरिजिनली हैं जैसलमेर राजस्थान के, वहां से जाके फिर कच्छ में बसे थे, फिर वहां से बंगाल, कलकत्ते और फिर मुंबई आए जहां मेरा जन्म हुआ। तो
व्यापारी परिवार, जी, मगर मुझे आकर्षण था शब्दों की ओर, मुझे आकर्षण था फिल्मों की ओर, लिखने जी, की ओर, जी, फोटोग्राफी की ओर। तो इतनी मुश्किल थी जब परिवार को पता चला, बड़ों को पता चला जी, कि ये तो कुछ गलत सलत सोच रहा है अपने करियर के बारे में, तो फिल्में देखने पर मनाही लगा दी गई, यहाँ तक कि रेडियो सुनने पर भी जी। मनाही लगा दी गई। ओह! अब मेरी एक बुरी आदत कह लीजिए, अच्छी आदत कह लीजिए, मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था, मैं बड़ा मेहनती था, जो कि आज भी हूँ। तो मैं हमेशा आगे ही आता था, पहले 3 या 5 नंबर में ही मैं हर क्लास में आता था। जी, तो मैंने भी उस सैलाब में बहना शुरू किया। हुँ। मैं विरोध कैसे करता, सारे परिवार का बड़ा परिवार था जी, जी, और मैं जिसे कहते हैं छोटा बच्चा, मैं क्या कर सकता था। जी, और फिर मैंने अपने आप को कहना शुरू किया कि देखो, सभी लड़कों के लिए करियर कैसे तय किया जाता था उन दिनों कि अगर लड़का पढ़ाई में अच्छा है तो वो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल। या अगर ये दो नहीं तो फिर वकील बनेगा, या पिता की बहुत बड़ा व्यापार है तो उसमें जुड़ जाएगा। जी, जी, बस इससे आगे और कोई विकल्प थे नहीं, या विकल्प सोचने की अनुमति नहीं थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था तो सीधी बात है साइंस ले लिया, अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो कॉमर्स लेता, और बिल्कुल ही पीछे होता जी, तो ग्रेजुएशन के ठप्पे के लिए आर्ट्स में चला जाता। जी, ये सोच थी तब। जी, जी, तो मैं विज्ञान में चला गया, वहां फर्स्ट क्लास आया। अब डॉक्टर या इंजीनियर, मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना था तो इंजीनियर। जी, जी, तो करते करते मैं केमिकल इंजीनियर बन गया। वाह! केमिकल इंजीनियर बनने के बाद तभी नया नया एक कोर्स आया था एमबीए करने का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी, बहुत मुश्किल था उसमें दाखिला मिलना, जी, जी, बहुत मुश्किल। यानी हमारे समय में हमारी क्लास में 13,000 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स में से 30 लिए गए थे। जी, जी, अब आप सोचिए, और उसमें मैं द्वितीय नंबर पे था। क्या बात है! तो मैंने एमबीए कर लिया। ये इंजीनियरिंग करते हुए, हालांकि जैसे मैंने बताया, मैं एक अच्छा छात्र था, और फिर भी एक बार ऐसे विषय में फेल हुआ जो विषय सीखने मेरे सहपाठी मेरे पास आया करते थे। मैं नागपुर में पढ़ता था, वहाँ उन दिनों ऐसे छात्र को स्कॉलर कहते थे जी, जी, कि भाई ये इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग और फिजिकल केमिस्ट्री में हरीश तो स्कॉलर है, उससे जाके सारी मुश्किलें पूछो, जी, वो हल कर देगा। हुँ, और मैं उसमें फेल हो गया, तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो शायद भी मुझे लगता है कि ये इशारा विधाता का इशारा था, जी, संकेत था जी, कि तुम गलत रास्ते पे हो। रास्ता तो अच्छा तय कर रहे हो लेकिन गलत रास्ते पे हो। तुम्हें मेहनत यहाँ नहीं करनी है, कहीं और करनी है। लेकिन मैं लगा रहा, क्योंकि वो पारिवारिक प्रेशर जो था। फिर एमबीए किया, उसके बाद अच्छे से अच्छा मुझे एमएनसी में जॉब मिला। मतलब अच्छे से अच्छा यानी सारी क्लास में सबसे अच्छा जॉब मुझे मिला। जी, तभी तभी क्या उसको कहते हैं, कैंपस इंटरव्यूज शुरू हुए थे। जी, जी, जब मैंने सुबह 9 से 6 की नौकरी शुरू की, हुँ, तब जाके एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा मर्तबा है, लेकिन कर क्या रहा हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जी, तब मैंने इस इतने भारी काम के साथ साथ कहीं रेडियो में, कहीं एंकरिंग, स्टेज कंपेयरिंग शुरू की, जिसका पारिश्रमिक मिले ना मिले। और तब कुछ ऐसा हुआ कि मैं एंकरिंग करता था। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ए हरिहरन है ना, जी, फेमस सिंगर, जी, पहली बार हम दोनों स्टेज पर जी, एक साथ आए। वाह, वाह! वो मुंबई का एक, वहाँ क्या होता था, या तो बड़े नामी कलाकार होते थे क्लासिकल के, शास्त्रीय संगीत के, जी, जी, या बिल्कुल नयों को वहाँ मौका मिलता था, अवसर दिया जाता था। जी, तो उसमें मैं भी था, क्योंकि कॉम्पेयरिंग की विधा की अभी शुरुआत ही हुई थी। तो एक कार्यक्रम होना था, उसकी कुछ पुस्तिका निकली हुई थी। जी, हाँ, इसका नाम था सुर सिंगार संसद, आज ओह! भी है। तो उस पुस्तिका में उस शाम के कार्यक्रम का विवरण था, और नीचे लिखा था द प्रोग्राम टू बी कंपेयर्ड बाय हरीश भिमानी। अब मेरी कंपनी के किसी बड़े अधिकारी ने मुझे फोन किया कि अरे क्या बात है, हमें पता नहीं था कि हमारी कंपनी में कोई सेलिब्रिटी है, पर्सनालिटी है। मैंने कहा क्यों, क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जी, तो कहा कि ऐसे क्यों छुप छुप के करते हो तुम? तब मैंने कहा अरे मैं पकड़ा गया, क्योंकि ये सब चीजें अप्रिशिएट नहीं की जाती हैं कंपनियों में। जी, आप कंपनी के काम पे ध्यान दीजिए, आपको मोटी तनख्वाह मिल रही है, जी, बड़ा नाम मिल रहा है, भविष्य उज्जवल है यहाँ। तो मैंने कहा नहीं, देखिए मैं बहाने बनाने लगा। वो ऐसा था कि वहां मैं गया था, नहीं नहीं
नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी अरे भैया आज हमें पता चला, मैं बाहर जाके कहूंगा कि भाई मैं हरीश भिवानी को जानता हूँ। जी वो कौन जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कंपेयर करता है, अरे क्या बात है, बल्कि मौका मिला तो मैं कभी आऊंगा। तो जी मैंने कहा जी। मैंने जब फोन रखा ना, वो जी इंटरनल फोन था, फोन रखा तो मुझे विचार कौंध गया मन में जी कि देखिए हम काम करते हैं दाम के लिए, तो काम तो करना ही है, हम्म, दाम मिलेगा, जी मिल रहा है अच्छा, और मगर ये काम छोड़ के मैं कोई और काम करूं तो वहां भी धीमे धीमे किसी न किसी तरह जुगाड़ हो जाएगा, दाम मिल जाएगा। जी। लेकिन जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसमें नाम कभी नहीं होगा, जी तो ऐसा काम क्यों न करूं जिसमें दाम भी हो और नाम भी हो और संतुष्टि भी मिले। जी मुझे वो काम बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मेहनत उसमें थी, जिस तरह से मैं काम करता था वो एंकरिंग का या रिकॉर्डिंग का। जी और तब मुझे लगता कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसमें क्या मिल रहा है, मेरे अच्छी खासी मेरी पढ़ाई और पढ़ाई के परिणाम स्वरूप जो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, जी मैं वो छोड़ के ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब काम हो रहा होता है, एंकरिंग हो या रिकॉर्डिंग हो, जी। और उसके बाद तो अवश्य संतुष्टि महसूस होती। बिल्कुल ऐसे 3-4 काम किए होंगे। फिल्म डिवीजन में भी आने लगा मैं, जी उसमें फिल्म डिवीजन यानी जहाँ डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी पहले, जी। अब भी बनती हैं लेकिन जी कम, जी और न्यूज रील होता था जी कि हर फिल्म की शुरुआत में हम थिएटर में जाते थे, वहाँ बिल्कुल पहले जी न्यूज रील चलता था बिल्कुल 10 बिल्कुल मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ बड़ी प्रभावशाली आवाज की जरूरत होती थी उसमें, जी तो वो भी मैंने करने की शुरुआत की। और मैंने कहा 1 साल मैं जिसे कहते हैं ड्रॉप लेके देख लूं, जी ब्रेक लेके देख लूं। तो मैंने ब्रेक लिया, और यूं समझिए कोई 3 महीने की स्ट्रगल थी, सिर्फ संघर्ष बहुत कम रहा। जी जी और बाद में आदमी ज्योतिषी के पास भी जाता है, जी और फिर तो अच्छे अच्छों के पास में गया, और उन्होंने समझाया कि ये जो सारा हुआ उसे तुम बुरा मत समझो कि वो जो फेल वहां हुए थे जी या एक कुछ और हादसा हुआ था, मैंने ड्रॉप लिया जी इंजीनियरिंग में से, कि वो कुछ गलत या बुरा नहीं हुआ था। तुमने गलत निर्णय नहीं लिया था, तुम्हें जिस दिशा में धकेला गया उसका तुमने फायदा नहीं उठाया पूर्णतया। ओ अगर वो किया होता तो जी तुम्हारा ये करियर बहुत पहले शुरू होता, क्योंकि वैसा ही होना था। जी जी तो इसलिए मैंने कहा कि मैं विधाता की संतान हूँ, जी कि मुझे आना तो अंततः यही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी से फिर आपने जो आवाज़ की दुनिया है उसमें अपना भाग्य आजमाने का मन बना लिया और आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आप फिर लेखन के क्षेत्र में, फिल्म से जुड़े कामों के क्षेत्र में इस दिशा में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन था प्रेरणा स्रोत आपका कि हमको इस तरफ जाना चाहिए? हाँ, एक तो थे, मतलब कहते हुए आज भी मुझे झिझक हो रही है, सत्यजीत रे। जी जी उनकी फिल्में मुझे तब भी बहुत अच्छी लगती थी, जी बहुत अच्छी लगती थी। मैं पागलों की तरह जाके 2-2, 3-3 बार देखता। मृणाल सेन भी थे और काफी अच्छे अच्छे थे, बिमल रॉय थे, जी ऋषिकेश मुखर्जी थे। मुझे इन लोगों की आर्ट फिल्में वगैरह ज्यादा अच्छी लगती। और हाँ, कमर्शियल फिल्मों के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, जी क्योंकि वो एक अलग तरह का, वो केवल मनोरंजन है, ये विचारोत्तेजक मनोरंजन था जो मैं सत्यजीत रे वगैरह की बात कर रहा हूँ। हरीश भिवानी जी, एक बहुत ही हमको लगता है कि आपके जीवन में बड़ा एक अद्भुत मोड़ आया जब महाभारत धारावाहिक में समय के रूप में जो आपकी आवाज गूंजी, उसने तो जैसे तहलका मचा दिया था। हर कोई जी कायल हो गया था उस आवाज का। समय के रूप में, आपके सूत्रधार के रूप में जो आवाज सबसे पहले गूंजती थी उसका। तो उस धारावाहिक से, महाभारत से जुड़ने की जो कथा है वो बताइए ना हमें। हाँ, उससे पहले जी आपके जो इससे पहले का प्रश्न था जी उसका मैं संक्षेप में जवाब दे दूं कि जी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली। मुझे पता नहीं, शब्दों से प्रेरणा मिलती थी जब मैं लड़का सा था। शब्द विन्यास जिसे आज मैं कहता हूँ, जी रोमांसिंग द वर्ड, ओह वाह खेल अल्फाज का जो होता है, जी चाहे वो लिखा हुआ हो, बोला हुआ हो, मुझे बहुत आकर्षित करता था। लेकिन मेरे मन की इच्छा न वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की थी, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसा कोई करियर होता है यही पता नहीं था, जी और तभी शायद था भी नहीं। जब मैं इतना छोटा था तब तो ये विधा शायद थी ही नहीं। जी जी मुझे लिखना था, स्क्रीन प्ले राइटिंग और डायरेक्शन करना था।
बल्कि मेरा स्ट्रगल के दौरान भी पहला असाइनमेंट, पहला मुख्य काम यही था। एक बच्चों की कुछ कहानियां आती हैं, श्रृंखला है, जी जी। उसका टीवी सीरियल बनाना। आपको शायद याद हो कि साइट नाम का एक्सपेरिमेंट किया था भारत सरकार ने, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। और ये जो इसरो इदारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो ये चलाता था। तो उन्होंने तय किया था कि हम गांव-गांव में इंस्ट्रक्शनल यानी एजुकेशनल टेलीविजन भेजें। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाने थे। तो एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने शुरू किया था मुंबई में, वहां मैं काम करता था। और मेरा पहला असाइनमेंट था स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखना और डायरेक्ट करना। अरे वाह। पैसे बहुत कम मिलते थे। और फिल्म इंडस्ट्री में, जो कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें तो हालत और बुरी थी। ये तो क्या सरकारी था, आपको पता था कि बस इतना मिलना है। आपको अगर मेहनत करनी है तो अच्छा काम करने के लिए अवश्य मेहनत करें, बाकी आपको महीने के अंत में इतना ही मिलेगा। ठीक है, उससे मुझे कोई उज्र नहीं था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, प्राइवेट फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल ये थी कि आपको पैसा मिले तो मिले। यहाँ तक के पैसे मांगने के लिए आपको कारण देना पड़ता था कि मुझे ये करना है, मुझे कृपया मेरा जो बाकी है इतना महीने का, जो आप इतना मुझे थैला भर भर के 150 रुपया देते हैं। हाँ, तो वहाँ पैसों की बड़ी मुश्किल होती थी और बड़ा अपमानित महसूस होता था मैं। तब मुझे वहाँ कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम बोलते हो तो हम सुनते रहते हैं, तुम्हारी भाषा अच्छी है, बल्कि भाषाएं, तुम तो उर्दू भी पढ़ते लिखते हो, अंग्रेजी अच्छी है, तुम ऐसा करो ना, इस तरफ चले जाओ। तुम जाओ तो सही, तुम यहाँ पैसे मांगने भी नहीं आओगे। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो गया। वहाँ मेरी अच्छी किस्मत अगर रही मेरे स्ट्रगल के दौरान, तो मैं जहाँ गया वहाँ ऑडिशन चल रहा था। और ऑडिशन, आपको तो पता होगा कि इन इदारों में, आकाशवाणी में, फिल्म्स डिवीजन में, टीवी सेंटर में ऑडिशन होते हैं 2-3 साल में एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो बिल्कुल ऐसा था। 2-3 साल में एक बार तो बहुत हो गया। तो मैं जहाँ जाऊँ वो कहते कि हाँ, परसों ऑडिशन है, ये लो फॉर्म भर लो। एक जगह तो ये ऑडिशन की लाइन ही है, खड़े रह जाओ। और हर जगह में सिलेक्ट हो गया। क्या बात है। तो फिर मतलब यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो, पहले युववाणी, फिर उसमें से जनरल में, फिर उसमें से विविध भारती, फिर वहाँ किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग तरह की है, तुम्हारा अंदाज भी है कुछ, उसमें एक तरह के कुछ प्रभावशाली है, ऐसा कुछ कहा होगा उसने। तो मुझे कहा कि फिल्म्स डिवीजन जाओ, तो वहाँ तो पूरी की पूरी फिल्म तुम्हारी आवाज पे होगी। तो मैंने कहा अरे बाप रे, वो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा वहाँ भी क्या मिलता होगा? तो कहा 125 रुपए मिलते हैं 10 मिनट बोलने के। वो काफी होते थे, 70 के दशक में बहुत होते थे। तो मैंने कहा तो लूट मच रही है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी ऑडिशन था, मैं पास हो गया। तो फिर वहां से लोगों ने कहा कि तुम कमर्शियल्स में जाओ, जो रेडियो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो कमर्शियल्स, जो विज्ञापन होते हैं, वहां जाओ। तो शुरुआत इस तरह हुई कि मुझे जाना था इससे बड़े क्षेत्र में, लेकिन मैं उसके एक हिस्से में पहुंच गया। था एंटरटेनमेंट, वही मनोरंजन उद्योग ही था, मीडिया ही था, प्रचार माध्यम ही था, लेकिन मैं एक विशेष लीक में चला गया। क्योंकि मेरा ऐसा विचार है कि आप जो भी काम करें, सफलता एक महत्वपूर्ण अंग है उसका। बिल्कुल। तो इस तरह मैं फुल टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना। दूरदर्शन में समाचार विभाग से भी आप जुड़े थे? मेरे करियर की शुरुआत ही वहीं हुई। तो मैं जो इतने सारे ऑडिशंस में गया, बड़ी दिलचस्प शुरुआत थी वो। क्या होता था, मुझे लोग कहते थे कि तुम फिल्मों में एक्टिंग में क्यों नहीं करते, अच्छे भले दिखते हो। हाँ, हाइट में मैं अमिताभ बच्चन से भी कम था। तो कभी कभी वहाँ डायरेक्टर्स से मिलने जाता था। तो मुझे याद है BR इशारा से मिलने गया था मैं। तो उन्होंने ऐसे देखा मुझे, 10 सेकंड देखते रहे और फिर कहा अच्छा, खूबसूरत हो, आवाज अच्छी है, जबान अच्छी है, सभी कुछ अच्छा है, लेकिन हाइट नहीं है, टीवी में जाओ। अच्छा। सीधा सुना दिया, जो कि इज नॉट अ ग्रेट कंक्लूजन, बहुत सही निर्णय शायद ना हो, लेकिन 2-1 लोगों ने ऐसा कहा। और क्या होता है कि आप फिल्म सेट पे जाइए और वहाँ
3-4 अगर कैरेक्टर्स हैं जी तो उनके सामने आप अपने आप को बौना महसूस कर सकते हैं। जी 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 ये तो बाद में ट्रेंड बदला कि राजेश खन्ना, फिर ऋषि कपूर, फिर जी आमिर खान, हम्म, तो ये सब जो रियलिस्टिक जिसे कहें लोग थे। जी जी बहरहाल तो मैं टीवी पे गया तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते ऑडिशन है, आ जाना। जी हमको 2 लोगों की जरूरत है, जी हमको जी एक न्यूज कास्टर चाहिए हिंदी में जी और एक चाहिए म्यूजिक शो के लिए अच्छा अच्छा एंकर। तो म्यूजिक शो यानी तो ज्यादातर या गजल, सुगम संगीत जी या जी शास्त्रीय संगीत ऐसा ही होता था। जी 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 तो मैं गया तो वहां तो देख रहा हूँ तो हुजूम है बड़ा। हो अब देखिए 3-4 साल में एक आध बार हो जी ऑडिशन तो लोग जिसे एक ही शब्द अच्छा है, वसीला जी लगा के हाँ किसी की पहचान, किसी का पत्र लेकर, कोई तो साथ में ही चला आया है, जी कोई तो वो पीले या लाल लाइट वाली गाड़ी में आया है। तो मैंने कहा यहाँ अपनी कौन सुन, मेरी स्तुति कहाँ बजेगी जी यहाँ? जी तो कारखाने में मुझे तो कोई सुनेगा ही नहीं आवाज। जी तो मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा सच में ये क्यों ऐसा है हमारे देश में कि ऐसा हो, आप किसी न किसी की पहचान हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ही कहा कि भाई आया हूँ तो करके जाऊं, फांसी तो नहीं देंगे। जी जी तो बिल्कुल मैं रुका रहा। मेरा नंबर आया कि शाम को 5:30-6 बजे जी और तब तक मैं सुन चुका था कि वहाँ 3 लोग ऊपर बैठे हैं। एक तो प्रोड्यूसर है न्यूज के जिनको मैं जानता नहीं था, एक है जिनका नाम, जो म्यूजिक के प्रोड्यूसर थे उनका जरा नाम सुना था, जी ज्योतिर्धर देसाई करके काफी नाम था, जी और थे कमलेश्वर जी अरे वाह जो जी चीफ सिलेक्टर। हम्म तो मैंने कहा यहाँ हमें क्या कौन सुनेगा। हम्म तो फाइनली मुझे बुलाया। जी सब थके हुए थे, सुबह 11 बजे से चल रहा है, 6:30 बज गए हैं। जी तो बोला हाँ चलो सुबह बैठो, वो देखो सामने न्यूज आइटम पड़ा है, पढ़ो 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 पढ़ो। आपको तो पता होगा कि ये लोग जो जजेस होते हैं वो बैठते दूर किसी कमरे में, जी हाँ वो मिक्सर रूम जी जो होता है उसमें, जी और ये तो नीचे स्टूडियो में। तो वहाँ जो फ्लोर मैनेजर होता है वो हुक्म छोड़ता रहता है। जी तो कहा हाँ पढ़ो। तो मैंने कहा नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, आज यही हुआ, जी आज वहाँ दिल्ली में यही हुआ, प्रधानमंत्री ने यही कहा। तो कहा रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या हुआ? मुंह से निकल गया अभी प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए हैं, आगे उनको ऐसे कैसे रोक सकते हैं? जी मैं इतना थका हुआ ऐसा, तब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी कुछ होने वाला है। जी जी रुको जरा रुको। और वो वहां से बात करें, नहीं क्या हुआ, यहाँ से तो आवाज ठीक है, माइक भी ठीक है। जी कुछ ऐसा हुआ था जो बाद में मुझे बताया, न्यूज प्रोड्यूसर ने बाद में बताया कि हुआ क्या था कि जो ऑडियो वाले थे जी उनको बहुत तकलीफ होती थी। बहुत सारे लोग सुबह से आए थे जी जो जी कोई प्रोफेशनल नहीं था। मैं हम्म, थोड़ा बहुत तो था, जी जी और मैं वोकल एक्सरसाइजेस करता था, मैं सीख रहा था, मैंने फोनेटिक्स सीख रहा था, उसका जी कोर्स कर रहा था, जी ड्रामा का कोर्स कर रहा था। तो कुछ तो मैं इस तरफ मेरा रुझान था। हम्म तो लोग आते कैसे भी बेसुरा सा बोलते हैं आमतौर पे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने इसको EQ कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे, जी जी इक्वलाइजेशन, जी कि वो मिड फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हाई फ्रीक्वेंसी को कम करके रख दिया था। तो तंग आ गए थे, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। तो और वो चाय पीने चले गए थे। तो हुआ यूं कि पहले मैं बता दूं कि कैसे मुझे बार बार कहा गया कि पढ़िए पढ़िए, फिर कहा रुकिए, जी फिर मुझे कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप अपने बारे में कुछ कहिए, कुछ बोलिए कैमरा में। मैंने कहा क्या बोलूं? कहा अपने बारे में। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा विषय है, विश्व का सबसे दिलचस्प विषय, अपने बारे में कहो। जी तो मुझे फ्लो मैनेजर कहता है मजाक मत कर, चुप चुप तू बोल। अच्छा, तो मैंने कहना शुरू किया जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी फिर कहा अच्छा रखो, फिर से वो न्यूज पढ़ो। जी मैंने कहा वही। जी तो कहा हाँ वही। तो फिर मैंने लिया, मैंने कहा नमस्कार, कल के मुख्य समाचार। तो ऊपर से आवाज आई, ये क्या मजाक है, कल के मुख्य समाचार क्या होता है? मैंने कहा 3 बार तो पढ़ चुका, अब दिन बदल गया तो ये कल के हो गए। जी तो फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं, सीरियसली। तो फिर मैंने पढ़ा और मैं बैठा रहा। फिर मुझे कहा जाओ। तो हुआ ये था कि कमलेश्वर जी ने मुझे देखा हुआ था, मैंने बताया ना, सुर सिंगार संसद के मंच पर। जी जी वो वहां बड़े आते थे, मतलब जी। ऐसे ऐसे लेखक और पेंटर्स और गायक ये सब बहुत आते थे। जी जी तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो आवाज मेरी ठीक जा नहीं रही थी क्योंकि इक्वलाइज
थी। जी, जी। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, कुछ भी उसमें इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा बड़े बड़े इंजीनियर्स कहते हैं आज जी। भी कि भाई आपकी आवाज जैसी है वैसी हम आगे भेजते हैं जी। मिक्सिंग वगैरह के लिए। तो देखा तो ऑडियो वाले थे ही नहीं, उनको बुलाया गया तो दौड़े दौड़े आए, कहा क्या हुआ, तो कहा अरे ये कैसी आवाज आ रही है। जो बड़ा था इंजीनियर उसने कहा कि फ्लैट कर दो इसको, जी। यानी कि इसमें अप्लाई मत करो कुछ हुँ, इक्वलाइजेशन। जी, जी। तो एकदम सही आने लगी जैसी आवाज है। जी। तो कहा कह रही ये तो बहुत अच्छी आवाज है। कमलेश्वर जी ने कहा कि इस लड़के को मैं जानता हूँ, जी, जी। उसकी आवाज बहुत प्रभावशाली है और अच्छा बोलता है। हाँ तो ये बोलो वो बोलो फिर से पढ़ो, वो तीनों शुरू हो गए। जी। फिर जो वो म्यूजिक शो वाले थे प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या कहूँ इसको, कुछ भी बोलने का हो। तब मुझे कहा गया कुछ भी बोलो, तो मैंने अपने बारे में बोलना शुरू किया। जी। फिर 2-3 महीने गुजर गए, कुछ हुआ नहीं, तो मैं एक बार गया भी, पूछा, असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे महेंद्र साहब करके थे जी। कि क्या है, क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं मैंने वो ऑडिशन दिया था, तो अब सरकारी महकमा है भाई, सबको थोड़ी ना बताने जाएंगे, जो चूज होगा सिलेक्ट होगा जी। उसको भेज देंगे। तो कहा अच्छा क्यों, न्यूज कास्टर बनना है, टेलीविजन न्यूज कास्टर। जी। मैंने कहा इच्छा तो है। अच्छा इच्छा है ना, तो बाद में आना, जी। लेटर मिल जाएगा अगर सिलेक्ट हुए हैं, जाओ। हाँ जी, जी, जी। ऐसे करके भगा दिया मुझे। ओह! मगर 4-5 दिन के बाद लेटर आया, मैं गया, जी। मैंने कहा चलो सिलेक्ट तो हुआ हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ गया और प्रोड्यूसर थे न्यूज के, मैंने उनको बताया जी। कि, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा हाँ हाँ पता है मुझे। अच्छा है, तुम अच्छा है, अच्छा करते हो, जी। मगर ऐसा कैमरा के सामने तुम मजाक मत करना, यहाँ लाइव न्यूज होते हैं। मैंने कहा नहीं वो तो सर मैं थक गया था इतना जी। सुबह से आके। नहीं हम भी थक गए थे, कोई बात नहीं, देखो एक शर्त है लेकिन। जी। मैंने कहा क्या शर्त। कहा कि शनिवार को बुलाएंगे तो आओगे। मैंने कहा जरूर आऊंगा। जी। रविवार को बुलाएंगे तो आओगे। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। जी। मुझे तो काम ही चाहिए था, बिल्कुल। मैंने नौकरी छोड़ रखी थी। तो कहा देखो अगर ना कहोगे ना जी। तो मैं तुमको निकाल दूंगा, और ये नौकरी नहीं है, जी। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, हुँ। ये सिर्फ एक न्यूज कास्टिंग का 1 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। हुँ। तो ये मत समझना कि तुमने एक बार यहाँ आ गए तो जो मनमर्जी आएगी करोगे। जी, जी। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा गुंठे साहब आप कहें तो मैं शुक्रवार को आऊंगा जी। और सीधे सोमवार को लौटूंगा। जी। मजाक नहीं, मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा जी। हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ काम चाहिए। जी। अच्छा ठीक है अगले हफ्ते से आओ। कोई ट्रेनिंग वगैरह, तो कोई ट्रेनिंग नहीं, क्या ट्रेनिंग, जी। आ जाओ सीधा लाइव न्यूज पे मुझे बिठा दिया। हुँ, अब हुआ यूं था, अंदर की बात ये थी कि मुझसे पहले जी। वहाँ 4 न्यूज कास्टर्स थे, नहीं थी, अच्छा। चारों की चारों महिलाएं, जी। और तभी स्मिता पाटिल ने छोड़ा था। ओह! स्मिता पाटिल हिंदी भी करती थी, कभी मराठी भी करती थी, जी, जी। मगर ज्यादातर हिंदी करती थी। हुँ, हुँ। और जो 3 महिलाएं बची हुई वो तीनों ही शादीशुदा परिवार वाली, जी। जिनके घर में बच्चे भी थे, परिवार था। तो वो हमेशा चाहती कि शनिवार रविवार हम ना आए। जी। तो बड़े उनमें झगड़े लगे रहते थे कि नहीं पिछली बार तो मैं आई थी, इस बार क्यों मैं आऊँ, इस बार तुम जाओ। फिर कोई कहती कि मेरे यहाँ ये ससुराल वाले आने वाले हैं, तुम संभाल लो। जी। तो बेचारे प्रोड्यूसर तंग हो जाते थे। हुँ। वो कहते थे मैं कैसे चलाऊं, आई हैव टू रन अ न्यूज डिपार्टमेंट। हुँ। तो उन्होंने कहा कि किसी पुरुष को बुलाओ, जी। ये नहीं चाहिए हमको। जी। तो इसलिए मुझे कहा कि शनि रवि को आओगे। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल आऊंगा। मुझे तो पता नहीं था शनि रवि वो सुपर प्राइम टाइम। जी, जी, जी। प्राइम टाइम तो था ही, जी। क्योंकि एक ही चैनल था, जी, जी। एक अकेला दूरदर्शन, और उसमें शनिवार और रविवार शाम को खास प्रोग्राम्स आते थे। जी। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। देश में पहली बार फ्री में फीचर फिल्म देखने मिली थी दूरदर्शन पे रविवार शाम को, बिल्कुल। और उसके बीच में मेरे न्यूज आते। हुँ, हुँ। तो मैं रातों रात, जिसे कहते हैं, आई वाज कैटapulted जी, जी, जी। टू द पोजीशन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड न्यूज़कास्टर। हुँ। बिल्कुल ऐसी जो, जिसे कहते हैं कि ताड़ के झाड़ पे चढ़ा दिया, हुँ। जिससे बहुत ही फायदा हुआ। जी। ये जो आपने महाभारत का पूछा, जी। उसमें एक अजीब बात यह है कि जो चुनने की प्रक्रिया थी हुँ, हुँ। वो तो मुझे बुलाने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ओह! मतलब मुझे चुनने के बाद ही बुलाया गया था। हुँ, हुँ। दरअसल इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि जब तय पाया गया कि महाभारत
सीरियल बनना है, जी तो ये कहानी इतनी बड़ी थी कि जो 5 लेखक थे जी वो मिलके ही लिखते थे और फाइनल लिखना राही साहब करते थे जी जी और नरेंद्र शर्मा जी शर्मा जी। जी तो तब ये सोच रहे थे कि भाई इतनी बड़ी कहानी है, इसको समेटेंगे कैसे हम, कोई 92-94 एपिसोड में कैसे समेटेंगे। जी जी तब राही साहब ने कहा कि भाई इसमें सूत्रधार चाहिए। हम्म। हम अगर सूत्रधार यानी कौन, भाई कोई होगा ऋषि मुनि जैसा बैठा हुआ। जी जी अरे मगर ये तो 3500 वर्ष पुरानी कहानी है, जी तो उसकी उम्र क्या होगी, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो कुछ वो जम नहीं रहा था। तब एक दिन आके राही साहब ने कहा कि आप सब सुनिए, मैं एक सफा पढ़ता हूँ। जी और उन्होंने शुरुआत की, मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो सब दंग रह गए। उन्होंने कहा बस यही कॉन्सेप्ट है, यही चाहिए, वाह लेकिन आवाज किसकी चाहिए। जी तो उन्होंने कहा कि इतना ऐसा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है तो आवाज भी एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। तो उन्होंने कहा कि हम दिलीप कुमार से कहें। जी जी ये एक्चुअली मतलब ये आज यूट्यूब में जी जी बी.आर. चोपड़ा का कहा भी सुना जा सकता है जी जी कि पहले ये सोचा गया था कि हम दिलीप कुमार से कहें, क्योंकि उनके संबंध बड़े अच्छे थे जी जी सभी के दिलीप कुमार के साथ। और फिर किन्हीं कारणों से सोचा गया कि नहीं, वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके ये काम करना ही मुश्किल हो सकता है, जी जी क्योंकि उनके बीच बीच में शूटिंग्स होंगी बिल्कुल और वो बड़े इत्मीनान से काम करते हैं कि पहले मुझे स्क्रिप्ट तो भेजिए, जी जी कुछ बहस मुबहसा होगा, उसके बाद वो आएंगे। इस तरह से नहीं हो सकता, हमें तो प्रोफेशनल वॉइस की जरूरत पड़ेगी। जी तो वो 3 महारथी बी.आर. चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा जी जी 2 दिन बैठे टेलीविजन और रेडियो के साथ, जी और एक असिस्टेंट उसको लिखवाते रहे। वो कमर्शियल सुनते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहे, सुनते रहे और कहते रहे और नंबर देते रहे सब कि ये है। किसी में कहते थे कि इसमें तो स्टाइल बहुत है, कोई कहते हैं अरे ये तो इसी तरह से बोलते हैं। जी जी तो ऐसी कोई 3-4 बार ऐसा जिक्र हुआ कि ये ठीक लग रहा है, ये कौन है। तो हर बार मेरा नाम आया था। एक तो मुझे याद है कुछ बिस्किट की एड थी। जी तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है जी कि मैं स्क्रिप्ट को उजागर करता हूँ, शब्दों को उजागर करता हूँ, मैं अपनी पहचान उस पर नहीं थोपता। जी तो उनको वही चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो मोल्डेबल हो, जो इतना लचीला हो, वॉइस आर्टिस्ट, कि जिनको हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकें। तो कहा कि ये नाम है लड़का। तो कह रहे इसको तो हम जानते हैं, ये बी.आर. टीवी के साथ बहुत काम करता है, बी.आर. एड्स के साथ, जी जी क्योंकि वो कॉर्पोरेट फिल्में बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज कभी कभी, और एड फिल्म्स बहुत बनाते थे जिसमें मैं आवाज देता जी था। जी तो कहा कि इसको तो रवि के साथ तो इसने बहुत काम किया है, रवि चोपड़ा। तो मुझे बुलाया गया। कॉफी पेंटल जी ने मुझे फोन किया कि भाई आ जाओ, आज ही आना है। जी देर रात। मैंने कहा देर रात में रिकॉर्डिंग करता हूँ। अरे आ जाओ तुम। गया मैं देख रहा हूँ तीनों हैं, उन्हीं का बड़ा स्टूडियो है जी जी बी.आर. का। तो मुझे कागज थमा दिया। अब एक बात मैं बता दूं यहाँ कि हमें जब रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता है ना, तो बताया नहीं जाता कि क्या रिकॉर्डिंग है, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है, क्या ये कॉर्पोरेट वीडियो है, क्या ये एडवर्टाइजिंग का है, विज्ञापन का है, और अगर विज्ञापन का है तो कौन से प्रोडक्ट का है। जी जी ये कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि बात बाहर चली जाती है। जी अभी की बात कुछ और है, क्योंकि इतना काम हो रहा है। जी मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी इतना काम हो रहा है कि किसी को पड़ी नहीं कि किसी और का काम छीन ले। बिल्कुल मगर तब ऐसा नहीं था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, कम थे लेकिन बड़े थे। जी तो मुझे कुछ बताया नहीं गया था। मैं चला गया वहाँ और कागज थमा दिया गया। मैंने कहा जी लेवल लीजिए, मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कोई भरतवंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। तो पीछे से लखनवी मोजरी जैसी आवाज आई, चुर चुर करती हुई, और मुझे आवाज सुनाई दी कि बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। ये थे राही मासूम रजा जी। तो मैंने कहा तो नहीं है डॉक्यूमेंट्री, मुझे क्या पता क्या है। हमने तो देखे सब, तो हम शुरू हो गए। मतलब तब तक तो दिन रात रिकॉर्डिंग्स की आदत थी। मैं आई यूज्ड टू एवरेज 5 रिकॉर्डिंग्स अ डे। तो और वो भी स्टूडियो से स्टूडियो जाएं, ऐसा नहीं था कि अपना स्टूडियो था और वहां कर रहे हैं। तो फिर कहा नहीं बेटे जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने थोड़ा इत्मीनान से पढ़ा।
एक बार और कोशिश करो। एक बार और कोशिश की तो कहा अच्छा जाओ तुम। जी। अरे मैंने कहा कमाल है, मैंने तो पूरी कोशिश की है, मुझे जाते हुए सिर्फ ऐसा लगा कि कुछ होने जा रहा है बड़ा और मैं उससे वंचित रह गया। जी। लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि भाई मैंने तो पूरी कोशिश की थी, अब मुझे बताएं तो मैं करूं, क्या करूं मैं? क्या भाई तेज रफ्तार? उन्होंने कहा इत्मीनान से, तो मैंने इत्मीनान से उसमें थोड़ा ग्रैंडियर ला के सब कुछ किया। 3-4 दिन के बाद फिर फोन आया, फिर गुफी जी ने कहा अरे तू आ जा जरा, उसी का काम। मैंने कहा उसी का फिर से? तो फिर मतलब इसका हिसाब, तू हिसाब ना जोड़, तो आ जा। तो मैं फिर गया। मैं आम तौर पे तो जाता नहीं था, तब तक तो ऐसा था कि मेरे टीवी रेडियो मिला के 60% विज्ञापन मेरी आवाज में थे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो मैं मतलब उस स्तर पे था। जी। तो मेरा एक रूल था कि मैं अगर दोबारा गया जी। तो सारा हिसाब दोबारा होगा। और मेरे पीछे सारी इंडस्ट्री ने फिर ये ऐसा कर लिया था, क्योंकि वरना वो लोग लापरवाही बरतते थे जी। एड फिल्म्स में। अरे ये कर लो ना, नहीं तो आके कर जाएगा दोबारा। नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वक्त बेकार का है, आपका काम का है। जिसको अगर नुक्ताचीनी करनी है, छिद्रान्वेषण करना है, वो बेशक करे, आके डायरेक्ट करे, लेकिन वहां आए। रिकॉर्डिंग होने के बाद किसी कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के वो कहेगा कि ये ठीक नहीं है, या जरा इमोशन जरा ज्यादा होना चाहिए, जरा एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए, जरा कहो उसको करे। तो उसके लिए मैं नहीं करता था। तो मैंने इस तरह से कहा, लेकिन गुफी जी ने कहा कि नहीं आ जाओ। तो मुझे एक स्वार्थ था इसमें, एक स्वार्थ यही था कि मैं जो दूसरी सारी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ उसमें मैं कुछ न कुछ देता हूँ। ठीक है, आई माइट बी एडिंग वैल्यू टू स्क्रिप्ट। वो मुझे स्क्रिप्ट देते हैं, मेरे पास किस लिए आए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उस स्क्रिप्ट को ऑडियो के रूप में, श्राव्य के रूप में उजागर करूं। तो उसमें कुछ न कुछ तो मैं देता हूँ, कुछ धन है, भार नहीं है। मैंने कहा यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है इन लोगों के अनुभव से। मैंने कहा विद्वान लोग हैं, बिल्कुल, बिया चोपड़ा क्या, राही मासूम रजा क्या, और पंडित जी क्या। तो मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। आप मानेंगे वो कुछ 1.5-2 घंटे का सेशन था। मुझे कहा कि भाई देखो हरीश, आवाज अच्छी है लेकिन तुम समय हो, समय की तरह बोलो। मेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। मैंने कहा समय कैसे बोलता है, मुझे क्या पता। समय बोलता है, मुझे पता नहीं। तो ऐसा कहा तो नहीं मैंने, लेकिन मन में सोचा। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, समय की तरह बोलो। फिर मुझसे कहा गया कि भाई आवाज बदल सकते हो। मैंने कहा बदल तो सकता हूँ, लेकिन मजाया मूड में ही 2-3-4 आवाजें कर सकता हूँ। मैं कभी करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए भी, लेकिन वो तो मजाक बन के रह जाएगा। कहा नहीं वैसा कुछ नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, मेरी समझ में आया, आपको ईश्वर की वाणी, ईश्वर की आवाज चाहिए, गॉड्स वॉइस जिसे कहते हैं। तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जो है ना ऊपर से देख रहे हैं, हे मानव, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, आकाशवाणी चाहिए। तो पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा नहीं, आकाशवाणी तो कंस के समय होगी। कंस को आकाशवाणी सुनाई देती है ना, कि तुम्हारा 8वां भांजा तुम्हारा काल बनेगा। तभी तो वो अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर देता है। तो मैंने कहा तो क्या? फिर थोड़ी देर और कोशिश की और कहा नहीं, जाओ तुम। इस बार तो मुझे और भी बुरा लगा कि मैंने इतनी कोशिश की है, इतनी रिकॉर्डिंग्स की, इतना सब कुछ किया, फिर तीसरी बार बुलाया। कहा देखो बेटे, करना तो आपको ही है, मगर कुछ करो तुम। तो मैंने कहा सर, मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा। उन्होंने कहा आवाज तो तुम्हारी होगी, लेकिन ढंग बदलना होगा। तो मैंने कहा ढंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने सोचा, कुछ पढ़ा। इसको कहते हैं स्पीकिंग रिदम। बोलने का अपना अपना छंद होता है। जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ, वही शब्द अगर आप बोलें तो आपका बोलने का छंद अलग होगा। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो किसी भी इंसान की तरह ना हो। आवाज होगी इंसान की, क्योंकि आवाज किसकी होगी, लेकिन वो बोलने का ढंग, वो अंदाज किसी जैसा ना हो। मेरे जैसा तो बिल्कुल ही ना हो। तो कहा हाँ बिल्कुल किसी जैसा ना हो। तो मैंने कहा कि अगर एक ही वाक्य हम 4 बोलते हैं तो अलग अलग तरह से बोलेंगे। तो मतलब नॉन ह्यूमन स्टाइल के, अमानवीय तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मानव, आम मानव जैसा ना हो वैसा अंदाज। तो मुझे याद है शब्द ठीक, राही साहब ने कहा, अरे बेटा
आठ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तुम ही बताओ। मैंने कहा मैं फंस गया। मैंने कहा बड़ी बड़ी बात है, मैंने जिसे कहते हैं हिंदी में कि लंबी लंबी छोड़ी मैंने, और अब मैं ही फंस गया। तो कहा आओ माइक पे बताओ तुम। तो मैं माइक के सामने गया। मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने छोटा सा एक तंज भी कसा। वो बहुत पुराना कोई माइक था, ऐसा कि हमको देखने नहीं मिलता था। अभी तो सारे कंडेंसर माइक आ गए थे, ये पता नहीं कौन सा उस बादाम के शेप का था। तो मैंने कहा ये क्या ऐसा लग रहा है कि ये नया दौर के जमाने का माइक है। तो कहा हाँ, नया दौर के म्यूजिक के लिए ही खरीदा गया था, नैयर साहब ने कहा था। तो मैंने कहा लो, मैं उस माइक में बोल रहा हूँ जिसमें नया दौर के गाने रिकॉर्ड हुए थे। खैर, तो मैं तो आई वाज बाइंग टाइम, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा था कि करूँ क्या। फिर मैंने कागज लिया, मैंने अपने आप से कहा बच्चों अब कुछ ऐसे बोलो जैसे ना तुम कभी बोले हो, ना कभी बोलोगे, और ना तुम्हारा ऐसा बोला हुआ कोई सुनेगा, ना तुमने कभी ऐसा सुना है, वो अंदाज हो। तो मैं क्या करता, मैंने सोचा सब कुछ हो लेकिन ये कुछ भव्य चीज है तो ग्रैंडियर इसमें होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई कैसे नहीं बोलेगा, तो मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत, इस तरह से मैंने और मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं सोचता जा रहा हूँ कि ये कौन सुनेगा। और उन्होंने पहले मुझे बताया था कि टेलीविजन के स्क्रीन पर कुछ होगा नहीं, पर्दे पे कुछ नहीं होगा, बस एक आभास सा होगा किसी का, सिलुएट जिसे कहते हैं, और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये कौन सुनेगा। ऐसे धीमे धीमे कोई बोल रहा है और सामने कुछ चित्र भी नहीं है, तो क्या सुनेगा। तो पीछे से आवाज आई राही साहब की, बेटा इसको पकड़ के रखो। मैंने कहा क्या। मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये तो बहुत धीमे है, इसे कौन सुनेगा। तो सब बंद कर देंगे टीवी। नहीं, बस इसी को। और ऊपर से जो रिकॉर्डिस्ट था उससे कहा कि भाई आप फिर से बोलिए बेटे, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो कहा नहीं सर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कर लिया, तो फिर से सुनाओ हमें। सुनाया। मैंने कहा सर ये कौन सुनेगा। मैं यही कहता रहा और तीनों ने कहा यही सही है। अब जब आगे रिकॉर्डिंग करने आओ तो रिकॉर्डिंग से कहा इसको पहले सुनाना फिर रिकॉर्डिंग करवाना। तो अब मैंने सोचा कि मैं क्यों विरोध और करूं, इतने दिनों से कुछ हो नहीं रहा है। ये कुछ अब तो पता चल गया था कि महाभारत सीरियल बन रहा है, तो महाभारत छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा उसमें कुछ नया हो रहा है, चलने दो, कुछ ज्यादा बोलो मत। और वैसे ही ये ज्ञानी लोग हैं, हम ठहरे छोटे मोटे काम करने वाले, ऐसा मैंने सोचा। मैंने कहा कि जाने दो, ये सिर्फ जो वो कहते हैं वो मान लो, बाद में देखेंगे, धीमे धीमे करके रफ्तार बढ़ा लेंगे, कुछ करेंगे। फिर मुझे चौथी बार बुलाया, अभी फाइनल स्क्रिप्ट है और टेप जा रहा है दिल्ली ब्रॉडकास्ट के लिए, पहले ब्रॉडकास्ट के लिए। तो उस दिन कोई नहीं था, ये तीन नहीं थे, ये त्रिमूर्ति हैं, महारथी नहीं थे। तो मैंने कहा ये अच्छा है, अभी कोई नहीं टोकेगा। तो मुझे सुनाया उसने कि हाँ ऐसे बोलना है। तो मैंने कहा हाँ वो मैं नहीं बोला है, मुझे पता है। अब मैंने बोला और रफ्तार थोड़ी अलग रखी, थोड़ी ज्यादा जिसे कहते हैं ह्यूमन रखी। वो जो नॉन ह्यूमन थी ना, आपने कभी सुना है किसी को ऐसे बोलते हुए कि मैं समय हूँ, ऐसे कोई कभी बोलता है? आप आज भी महाभारत का पहला एपिसोड YouTube पर देखिए, कोई 3 मिनट 40 सेकंड का लंबा समय का भाग है, वो अलग अंदाज में बोला हुआ है। वो तो वहां से हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उन्होंने एडिटर को भेजा, एडिटर ने लगा दिया और रात को टिप चली गई। दूसरे दिन ब्रॉडकास्ट हुई। संभवामि युगे युगे, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना
मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। यह कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की जय! दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की जय! दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की। वाह, क्या बात है। फिर चौथे दिन मेरी पेशी हो गई, मतलब आगे का एपिसोड भी करना था ना। जी जी जी। तो मैं एपिसोड करने के लिए गया। मैंने कहा कि हाँ जी, मुझे स्क्रिप्ट दीजिए। तो रिकॉर्डिस्ट कहता है स्क्रिप्ट बाद में, पहले फोन करो राइट साहब। मैंने कहा करता हूँ ना, रिकॉर्ड तो कर लूँ। कहा नहीं, उन्होंने कहा पहले फोन करो। जी जी जी। मैंने कहा अब क्या हुआ? फोन किया तो मुझे बड़ी प्यार भरी डांट पड़ी। कहा बेटे, आपसे कहा था जो रफ्तार तय की गई है उसमें ही बोलो। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने ब्रॉडकास्ट सुना, वो थोड़ी मैंने रफ्तार बढ़ा दी थी क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी ना। कहा देखो, उसी में जैसे तय हुआ था, हम तीनों ने जैसे तय किया था वैसे ही बोलना है। और अगर तुम बोल पाओ तो ठीक है, वरना हम आ जाते हैं, हम आए वहाँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं, मैं वैसे ही। तो सेकंड एपिसोड से बल्कि थोड़ा और स्लो हो गया। जी जी। तो कुल मिलाकर महाभारत से जुड़ने का ये बड़ा रोचक प्रसंग, रोचक कथा आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। इससे पहले हरीश भिमानी जी, हम आगे बढ़ें, एक आपकी पसंद का गाना हो जाए। मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, हो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे।
समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, ओ मन रे तू काहे ना धीर धरे। श्रोताओं, हमारे साथ हैं आवाज़ की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर हरीश भीमानी जी। अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरीश भीमानी जी, हजारों रिकॉर्डिंग्स का अनुभव आपके पास है, अनेक कार्यक्रमों का मंच संचालन, वॉइस ओवर, नरेशन और न जाने क्या क्या, अनेक पुरस्कार भी आपको मिले। सन 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिला था। उसके बारे में और जानकारी हमारे श्रोताओं तक तो जरूर पहुंचनी चाहिए। जी, ऐसा है, वो बड़ा ही अलग अनुभव था जी। एक तो इसलिए कि जिस चीज को अवार्ड मिला वो चीज ही बड़ी अजीब थी। जी जी। क्या है, किसी ने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म थी, उसका शीर्षक मराठी में था, मला लाज वाटत नाही, अरे वाह। यानी कि मुझे शर्म नहीं आती। कुछ बड़े ही संवेदनशील विषय पर लगभग 20 मिनट की फिल्म थी। जी। उसमें लोग हिंदी में बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, गुजराती में बोलते थे, कन्नड़ में, तमिल में, और जो वॉइस ओवर था वो अंग्रेजी में था। जी जी। तो मेरा एक मित्र था, बहुत पुराना, मतलब लंगोटिया यार था जी। यहाँ का, जो फिर फिल्म्स डिवीजन में चला गया था, दिल्ली में रहता था, और वो आया था, तो उसको पता था कि मैं वॉइस में हूँ। जी जी। तो वो किसी काम से मुंबई आया था, तो उसने कहा कि हरीश तुझे आना है, मैंने एक फिल्म बनाई है, बस तुझे ये करनी है। जी जी। मैंने कहा क्या है, तू स्क्रिप्ट छोड़, तू आ जा, तो तेरा जो भी चार्ज है। तो मैंने देखा कि ये क्या फिल्म है, कि मैंने कहा चार्ज की बात मत करो, हम देखें, और स्क्रिप्ट बहुत खराब लिखी थी उसने। जी जी जी। जी जी। उसकी मतलब माशाअल्लाह थी अंग्रेजी, लेकिन जिसने भी लिखी थी उसने। जी जी जी। तो मैंने कहा ये क्या, बहुत गलतियां हैं। उसने कहा सुधार ले तू। जी। मैंने कहा चलो स्क्रिप्ट भी मैं लिखूं। खैर दोबारा फिर वो आए अच्छी स्क्रिप्ट लेके, और कहा कि अब तो तुम फिल्म के साथ करो, फिल्म के साथ, जिसे वॉइस ओवर डब करना कहते हैं, डबिंग ऑफ वॉइस ओवर। तो वो किया, सिंपल सी फिल्म थी, मगर इतनी इफेक्टिव थी। जी जी। जो सिंपल होता है वही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो चर्चा ये हुई थी, बाद में मुझे पता चला अवार्ड देते समय, कि इसको कौन सी भाषा में कहें। हिंदी में, क्योंकि वहाँ हिंदी भी बोलते हैं। हरीश तो हिंदी के लिए ज्यादा जाना गया है और अंग्रेजी के लिए, तो ये तो इंग्लिश में है। तब चेयरमैन ने कहा कि इस अवार्ड के लिए भाषा अलग नहीं है, जी, कोई भाषा हो, क्योंकि मेरे साथ शेयर किया एक मलयाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने। जी जी। उस मलयाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने मलयालम में मैं समय हूँ किया था। अच्छा, अरे वाह, ये एक अजीब बात है। वाह वाह, संयोग, यहाँ ने समय मुझे मिले थे अवार्ड के समय। जी जी। इन्होंने किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं जयपुर के फिल्म फेस्टिवल की जूरी पे था तब। जी जी। तो मुझे एक मेरे मराठी सहयोगी ने फोन किया, मराठी में मेरे साथ बात करने लगे कि आप तो अब मराठी में करने लगे, तो हम कहाँ जाएंगे। जी। मैंने कहा यार मैंने कोई मराठी नहीं की, कोई गलती लगती है, बट एनीवे, कहा गलती का है कि मैंने टीवी पे सुना, आपका नाम आया, नेशनल टीवी पे सुना। जी। ये कैसे हो गया, क्या है। फिर मुझे थोड़ी देर में वहां से फोन आया, जो DFF है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, कि आपको ऐसा अवार्ड मिला है। तो ऐसे 3 एक और अवार्ड हैं जो यादगार होते हैं। सबसे पहला तो था बिल्कुल करियर की शुरुआत में, मैंने कहा ना, टेलीविजन न्यूज आते ही मैं, जिसे कहते हैं, घर घर पहुंच गया, पहचान बन गई, और उसके साथ साथ रेडियो के बड़े बड़े शोज मिलने लगे। तो तब एक अवार्ड हुआ करता था, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन इन द सिटी ऑफ मुंबई। अच्छा, वाह। जिसकी उम्र 30 साल से कम हो और जिन्होंने कुछ उपलब्धि पाई हो, उनकी नजर में
क्योंकि जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैं तो काम कर रहा हूँ मजदूर की तरह सुबह शाम। हाँ, जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और सच में मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब खास करके इसलिए लगा कि मेरे साथ जो 3 और व्यक्ति थे, एक थे बप्पी लाहिरी जी। एक थे प्रेमनाथ नाम के बहुत बड़े आर्किटेक्ट, अच्छा। और सिरमौर सबसे ऊपर आदित्य विक्रम बिरला। तो मैंने कहा इनमें मैं कहाँ आया, कहा नहीं। तो वो मेरा सबसे पहला बड़ा अवार्ड था। उसके बाद मुझे ये कहते हुए कुछ गर्व सा महसूस होता है कि HMV, आज जो सारेगामा है, वो HMV जो सबसे बड़ा हमारा रिकॉर्डिंग म्यूजिक कंपनी इदारा, तो उन दिनों अगर कोई रिकॉर्ड बहुत बिकता है, तभी रिकॉर्ड से अभी हम कैसेट पर आए थे। तो अगर रिकॉर्ड बहुत बिकता है तो या सिल्वर रिकॉर्ड या गोल्डन रिकॉर्ड दिए जाते थे। तो एक ब्रैबन स्टेडियम में मुंबई में एक बहुत बड़ा विशाल स्टेज कार्यक्रम हुआ था, लता मंगेशकर ने किया था। मगर उसमें लता मंगेशकर थी, किशोर दा थे, मेरे ख्याल से हेमंत दा थे। कौन एक्टर नहीं आए थे, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस के लिए प्रोग्राम किया जा रहा था। बाबा आमटे जो कुष्ठ रोगियों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, आनंद वन में गोंदिया के पास है, नागपुर गोंदिया के पास कहीं है। तो वहाँ उनके लिए धनोपार्जन के लिए किया जा रहा था। कोई पैसा नहीं ले रहा था, कुछ नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे था। और उसके रिकॉर्ड बने और वो पता नहीं कुछ लाख में बिके। तो इसलिए मुख्य कलाकार थे, उनको सिर्फ सिंगर्स, मुझे और अरेंजर, इन लोगों को गोल्डन डिस्क अवार्ड दिया गया। जो आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि एकमात्र एंकर या वॉइस आर्टिस्ट को ये अवार्ड मिला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इससे ऊपर एक था 2012 में इंग्लैंड में एक न्यूज़पेपर है एशियन वॉइस नाम का। वॉइस यानी आवाज से लेना देना नहीं है, वॉइस ऑफ द पीपल, एशियन वॉइस। वो हर 2 साल में अवार्ड देते हैं, एशियन वॉइस अवार्ड। और वो अवार्ड, उसका कार्यक्रम कहाँ होता है, तो वो इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की लोकसभा में, वेस्टमिंस्टर एबी में। तो वहाँ वो अवार्ड मिला था, वहाँ के किसी मिनिस्टर के हाथों। तो ये थे मेरे कुछ मुख्य पुरस्कार। 25,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है, और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा संस्कृत भाषाओं में भी आपने काम किया है, और डॉक्यूमेंट्रीज में आपने अपनी आवाज़ दी है। इनमें से आपकी आवाज़ में की गई रिकॉर्डिंग्स जो आपको बेहद पसंद हैं, उनमें से कुछ एक की झलक हम अपने श्रोताओं को ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। हम भगवान शिव की वंदना करते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न हुई ध्वनि से दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं, जो विभिन्न हीन शक्तियों का विनाश करती हैं। अर्थात दैविक शक्तियों का कवच निर्माण होता है। इस मंत्र के द्वारा आए दिन दुर्घटनाओं से और अनेक विपत्तियों से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। ये मंत्र जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अति लाभकारी है, उन्नति पथ को प्रशस्त करता है, जीवन को सुख और समृद्धशाली बनाता है तथा तन मन को शांति प्रदान करता है। ये मंत्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है और दीर्घायु, शांति, धन संपत्ति, दृष्टि तथा सद्गति भी प्रदान करता है। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंध का पुंज हैं, जो सभी का पोषण करते हैं और वृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें मृत्यु या मर्त्यलोक से मुक्त करें, ठीक उसी प्रकार जैसे कि परिपक्व ककड़ी
बिना किसी कष्ट अपनी बेल से अलग हो जाती है। अर्थात इस तरह आध्यात्मिक परिपक्वता पाने पर और मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सके। इस मंत्र का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पठन करने से अधिक लाभ मिलता है, परंतु किसी भी समय किसी भी पवित्र स्थान पर नियमित समय, विश्वास एवं भक्ति भावना सहित इस मंत्र का सस्वर उच्चारण करने से आप लाभान्वित ही होंगे। मनुजाः शतकानुशतकम् प्रतिग्रामम् प्रतिनगरम् प्रतिपत्तनम् प्रत्येक राष्ट्रे विश्वस्यास्य अधुना बृहज्जगतः कृच्छ्रेण तस्या विश्वकमुच्छिन्नम् बहिस्तादुत्पन्नेन पैशून्येन तस्या विश्वकमाक्रान्तम् दुराचारैस्तस्याः प्रियतमं स्थानम् उपप्लुतम् लौल्येन च जगदेतत् स्वायत्तीकृतम् इदानीं तु तस्या विश्वकमिदम् आत्यन्तिकात्मप्रीत्या वशं नीतम् स्वार्थे निमग्नम् गृध्नुतया व्याहृतम् आत्मोत्सेकेन च ग्रस्तम् सर्वं खल्विदम् संरब्धम् संक्षुब्धम् संभ्रान्तम् शीघ्रं शीघ्रतरं शीघ्रतमम् अहम् अहम् अहमिति च आत्मश्लाघी सुखलोभी भौतिकवादी ध्येयहीनम् अर्थहीनम् मूल्यहीनम् नीतिहीनम् भ्रष्टम् दुष्टम् गर्ह्यम् बीभत्समेव हा धिक् धिक्। आपकी आवाज़ हम इतनी देर से सुन रहे हैं, ज़बरदस्त आवाज़, और इसी आवाज़ के न जाने कितने फ़ैन हैं। तो इस आवाज़ को संभालते कैसे हैं, क्या राज है इसका? कुछ आदतें ऐसी बना ली हैं जी। ऐसा लोग कहते हैं कि तला हुआ मत खाइए, खट्टा मत खाइए, तीखा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी जी ये सच में अंदर की बात कहूँ तो दिखावे की जी बात है। हाँ, लेकिन जब गला खराब हो तब उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गला खराब बहुत जल्दी हो सकता है। जी जी उस पर असर जल्दी हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत होता है। इस्तेमाल होता है वो प्रोजेक्शन के साथ होता है कि आप माइक के लिए बोलने की आदत हो जाती है। जैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि अगर आप मेरे पीछे खड़े हैं तो आपको शायद कुछ खास सुनाई ना दे, लेकिन वही आवाज भर के सारे थिएटर में या किसी ग्राउंड पर या रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में जाएगी, क्योंकि वो ठीक माइक्रोफोन को टकराने के लिए जा रही है, जो एक आदत होती है। तो हाँ, जब गला खराब हो तो ऐसा कुछ मत कीजिए जी। मगर गला जब ठीक ठाक हो जी। तो उसको बिल्कुल एक रोगी की तरह संभालिए मत, जी, उससे आपके गले की लोच चली जाएगी, आपका अंदाज एक सा ही हो जाएगा। ध्यान रखने में, परहेज करने में मैं इतना करता हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त या अगर गाड़ी में मैं बैठा हूँ, चलती हुई गाड़ी में मैं बातें नहीं करता। फोन भी आए तो बहुत छोटा फोन, क्योंकि क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि एम्बियंट साउंड, हमारे आसपास के साउंड की लेवल, जिसको तकनीकी रूप से कहते हैं लेवल ऑफ नॉइज। देखिए, दो चीजें होती हैं, नॉइज और सिग्नल। सिग्नल जो हम बोल रहे हैं और नॉइज जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आसपास की आवाजें हैं, उसको नॉइज कहते हैं। तो वो नॉइज की लेवल इतनी ज्यादा होती है कि हमें ध्यान ही नहीं पड़ता कि हम कितनी जोरों से खींच के सर पेटी पर अत्याचार गुजार रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि नाटकों में काम करें तो ये माइक्रोफोन पहन के करें, वरना आप देखेंगे कि जो ज्यादा नाटक के कलाकार हैं वो जोर से ही बोलते हैं। बहुत कम होते हैं जिन्होंने अपनी आवाज को संभाल के रखा है, जो हैं ऐसे और उन्होंने किया भी है। बाकी हाँ, वोकल एक्सरसाइजेस वो तरह तरह की होती हैं और काफी मुश्किल सी होती हैं। मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि मैं कर पाऊँ, लगभग हर रोज करता ही हूँ। जब भी आपको वॉइस ओवर करना होता है तो पूर्व तैयारी किस तरह करते हैं? दो तरह से।
अगर मुझे पता है कि इस स्क्रिप्ट में कोई गलतियां नहीं होंगी, जी जी। त्रुटियां नहीं होंगी, त्रुटियां यानी लेखन की त्रुटियां, जैसे कि वर्तनी की, स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगी। जी मुझे स्पेलिंग एरर्स से बहुत कोफ्त होती है, जी जी। क्योंकि देखिए हिंदी भाषा में अगर वर्तनी बदलती है, अगर आपके स्पेलिंग, आपकी मात्राएं छोटी की बड़ी हो गई जी। तो उच्चारण बदल जाता है। बिल्कुल। देखिए आप वाराणसी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जी राजनीति शब्द को महाराष्ट्र में राजनीति कहेंगे, हाँ मगर वाराणसी में राजनीति कहेंगे, बिल्कुल क्योंकि ती छोटा है, नी लंबा है। बिल्कुल। पूर्वाग्रह, भूरि श्रवा, हाँ भूरि भूरि प्रशंसा हुई। बिल्कुल। और सबसे बड़ा उदाहरण है जी। अवध, तो आपके पास में है, तो वहाँ की भाषा है अवधी। लेकिन मैं कुछ ही अवधि के लिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी तो अवधि और अवधि में अंतर है। बिल्कुल। हिंदी भाषा का उच्चारण इतना संवेदनशील है, तो अगर मुझे पता है कि वर्तनी की या विराम स्थान की कोई गलतियां नहीं है, जी जी। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता ही नहीं हूँ। ये पहली मेरी तैयारी होती है कि शून्य तैयारी, जी। सीधे माइक्रोफोन पे जाके, वो भी जब वो कहे कि टेक, तब मैं पढ़ता हूँ। उसका एक फायदा ये होता है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे विषय चाहे कोई हो, मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है, जी रोचकता बनी रही है, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। और मुझे बहुत बहुत सारे विविध विषयों में बड़ी दिलचस्पी है, तो जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी बनी रहती है। जी जी जी। वो आवाज में वो रोचकता होती है जी और वो प्राकृतिक, कुदरती होती है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है कि जिसको पढ़ना जरूरी है, जी तो मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ और ये भी देख लेता हूँ कि कहाँ पॉजेज होने चाहिए। पहले मैं ऐसा करता था कि पॉजेज भी मार्क कर लेते थे जी कि यहाँ थोड़ा विराम तो है लेकिन पूर्ण विराम नहीं है, जी और जरा इस शब्द को ऊपर छोड़ना है ताकि आगे के शब्द पर और स्ट्रेस हो। लेकिन अब मैं वो करता नहीं हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी नेचुरलनेस कम हो जाती है। अब देखेंगे कई हम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जी तो लगता है कि कुछ बनावट है बोलने में। जी अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई बनावट नहीं लग रही जी होगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा। पढ़ा हुआ बोलना आसान नहीं है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये पता न चले कि आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बनावट ऐसी हो कि बनावट है वो पता न चले। जी हरीश भिवानी सर, कोई यादगार किस्सा जो बहुत ही रोचक हो और जिसने आपको बहुत ही प्रभावित किया हो? ये किस्से वगैरह ज्यादा होते हैं जब एंकरिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। क्योंकि आपने तो को लगता है कि सर्वाधिक बार आवाज को लेकर दुनिया की यात्रा की है। जी हाँ, संगीत के कार्यक्रम में उद्घोषणाएं, संचालन, मंच संचालन जिसे कहें जी। और बड़े बड़े बड़ी अच्छी जगहों में, सिडनी ओपेरा हाउस जी, विश्वविख्यात से लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन, वाह, न्यूयॉर्क का, जिसके बीच में लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल, वाह वाह, लॉस एंजलिस में श्राइन ऑडिटोरियम जहाँ ऑस्कर्स होते हैं, वाह वाह, होते रहे हैं। जी जी तो ये मुझे याद आ रहा है, हम न्यूजीलैंड गए थे, जी, ऑस्ट्रेलिया की भी पूर्व में देश है। जी ओकलैंड में शो चल रहा था। शो बहुत बड़ा नहीं था जी, क्योंकि वहाँ इतने भारतीय नहीं है। लता जी का शो था, लता जी, जी। उषा जी और नितिन मुकेश वाह, और मैं, इतने ही लोग थे और 10 हमारे म्यूजिशियंस। जी जी, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, रूज पे था एकदम। बस थोड़ी देर में इंटरवल होने वाला था। जी जी, तो लता जी कौन सा कोई गीत गा रही थी, बहुत अच्छा, शायद मदन मोहन जी का कोई मुश्किल सा गीत था। जी जी, अब कुछ ऑडियंस से कुछ 2 आदमी आए और एकदम स्टेज के पास आ गए। ये ऑडिटोरियम के अंदर था, बड़ा ऑडिटोरियम था। आए और जेब से कुछ पैसे निकाले, मतलब नोटें निकाली जी, और आप जानते हैं ना वारा फेरी, जी जी, अपने उत्तर भारत में बड़ा इसका चलन है जी, कि उसके सर पे यूं करके और रख दिया। जी, अब ये बड़ी अजीब प्रथा है, क्योंकि हमारे उत्तर में तो शादियों में भी अगर मेरी बेटी भी वहाँ है तो मैं जाके, या अगर आपका बेटा है मैं उसके सर पे ये करके या उसे दूंगा या किसी और को दे दूंगा, भाई इसके नाम से, उसे बुरा नहीं माना जाता। लेकिन हमारे
हमारे देश के कुछ हिस्सों में ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। जी जी वो मतलब मेरे ख्याल से विशेषकर मुंबई में, चूंकि इस तरह से बार डांसर के ऊपर पैसे उछाले जाते हैं, जी जी तो कुछ उस तरह का एक्शन लगता है। तो उसने ऐसा किया और लता जी गा रही थी, उनके पाँव के पास कुछ डॉलर के नोट छोड़ दिए। जी अब मैंने देखा, मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है आदमी। अब चालू शो में कंसर्ट इतना बड़ा चल रहा है, जी। मैं जाके माइक्रोफोन लेके जाऊं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो उसे तो बदमजगी हो जाएगी। जी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत रहा। लता जी जरा विचलित हो गई और मैं विंग्स में खड़ा था, तो मेरी तरफ सिर्फ देखा उन्होंने। उतनी देर में दूसरा आया, तीसरा आया। मैं कैसे रह जाऊं। उसने शायद $50 डाले होंगे, उसने जी 75 डाले होंगे, पता नहीं। जी तो वहां तो छोटा मोटा ढेर हो गया। अब गाना खत्म हुआ, अब लता जी ने चश्मे उतारे। जी मुझे लगा कि इनको तो बहुत बुरा लगा है। जी तो जी मैं स्टेज पर गया। हम्म क्या कहता, देखिए, बात डांटने वाली भी थी जी और समझने वाली भी थी कि भाई हमें समझना चाहिए कि इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जी जी लेकिन कहें कि भाई ऐसा ना करें। तो मैंने कहा, वो जब आप ना कहते हैं तो नकारात्मकता उसमें आती है। जी तो मैंने सिर्फ जाकर कहा कि यहाँ कुछ पैसे पड़े हैं आपने, वी रियली अप्रिशिएट। वहाँ अंग्रेजी बहुत बोलनी पड़ती है जी जी एंकरिंग में, जी जी तो हालांकि भारतीय होते हैं हम्म। प्रेक्षकों में। जी जी तो मैंने कहा, हम वी अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन, लेकिन मैंने कहा आपने एक गलती कर दी। देखिए, ये जो महिला गा रही हैं, इसे केवल गायिका नहीं, जी इन्हें तो सरस्वती का रूप कहा जाता है। वाह और उनके चरणों में आपने लक्ष्मी जी रख दी। हम्म तो मुझे पता नहीं ये कहाँ से सूझा। मैंने कहा के चरणों में आपने लक्ष्मी जी रख दी, ये ठीक नहीं हुआ। जी जी कोई बात नहीं, हम विराम के बाद जी फिर मिलते हैं। हमने विराम कर लिया। तो तब लता जी ने कहा कि आपने कहा तो बहुत अच्छा, जी लेकिन कोई और आया तो मैं तो रुक जाऊंगी अब। जी 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 लेकिन जब पर्दा खुला तो देखा कि वो जो लक्ष्मी जी वहां थी, जी वो वहां नहीं थी। शायद शेषनाग में विष्णु जी के चरण में बैठी होंगी। जी जी बहुत ही रोचक किस्सा था ये। जी। हरीश भिमानी जी, आवाज़ की दुनिया में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, जैसे डबिंग का क्षेत्र हो या अनाउंसमेंट के लिए एंकरिंग का क्षेत्र हो, तो इसके लिए किस तरह की योग्यता उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, किन बातों का उनको ध्यान देना चाहिए विशेषकर? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। पहली बात तो ये कि अगर आप ये करना चाहते हैं जी तो हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा विशाल हो गया है। जी देखिए, जब मैं आया तब ये एक, यूं समझिए, जंगल की पगडंडी थी। पता नहीं वो पगडंडी कहाँ आगे जा रही है, जी और आज वो राजमार्ग बनने जा रहा है। इतना बड़ा फर्क है। जी पहले कुल मिला के हिंदी भाषा में अगर कहें तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे कोई 7-8, ज्यादा होंगे 10। आज कोई है 1500। कितना बड़ा अंतर है। और 1500 वो हैं कि जो काम कर रहे हैं। जी तो जी, अभी तो पिछले 15-1 सालों में तो कई माता पिता, वालिदैन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप कुछ समझाइए इसको, कि बेटा ये करना चाहता है जी तो क्या करें। मैंने कहा, बुलाइए। बहुत अच्छा सोचा है उसने जो आपने नहीं सोचा। जी मैंने कहा, मैं उसी में तो मुझे लगभग 5-6 साल की देर लग गई, वरना मैं काफी पहले आ जाता था। जी जी तो अभी सोच काफी बदल रही है। तो अगर इस क्षेत्र में आना है तो हाँ, गंभीरता से सोचें। जैसे दूसरे करियर के बारे में सोचते हैं वैसे ही सोचें। जी काम इसमें भी है, सफलता इसमें भी है, निराशा इसमें भी है, जी पैसे इसमें भी हैं और विफलता भी इसमें है, बिल्कुल जैसे हर किसी क्षेत्र में होती है। हाँ, आप कहें कि भाई हमको सरकारी नौकरी की तरह कुछ मिल ही जाए महीना, जी वो नहीं होगा, मगर हाँ, स्कोप, संभावनाएं बहुत हैं। जी जी अब आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को टटोलना चाहिए। टटोलने में पहली चीज ये ध्यान रखें जी कि ये 2 क्षेत्र हैं आवाज के। मैं एंकरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग की। जी एक है डबिंग, एक है वॉइस ओवर। ओ जी डबिंग यानी आप किसी को अपनी आवाज दे रहे हैं, उसके लिप
सिंक के साथ या उसके बगैर। जी आप देखते हैं कार्टून में जी। जो आवाजें होती हैं, जी जी। तो वो क्या है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम्म मैं नहीं करता, हम्म। मैं उस तरफ जाता ही नहीं। जी जी। मतलब कुछ बड़े बड़े किए होंगे, मगर आम तौर पे नहीं। जी। वो इसलिए कि मेरी आवाज पहचानी जाती है और कोई कारण नहीं, जी। क्योंकि बड़े मजे का क्षेत्र है वो। हम्म। तो वहाँ आपकी जैसी आवाज है वैसी रहने दीजिए। जी उसमें आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारी आवाज वो भारी नहीं है। मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, भारदस्त, हाँ भारदस्त। उसको कहते हैं जी भारदस्त आवाज। तो वो कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है, मगर जो कैरेक्टर आपकी आवाज में है उसी को बनाए रखिए। और एक और अपने आप को परीक्षा दीजिए कि कुछ चित्र लीजिए, जी। कुछ लोगों के, मतलब व्यक्तियों के, और कुछ प्राणियों के। एक चित्र सामने रखिए और ये सोचिए कि इसकी आवाज कैसी होगी, वो कैसे बोलता होगा, वैसे बोलिए, जी वो रिकॉर्ड कीजिए। फिर दूसरा लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर कोई चूहा भी है, कोई बिल्ली भी है, फिर कोई सियार भी है, जी कोई लोमड़ी भी है, उनकी आवाज में कुछ बोलिए। जी। कैसी होगी आवाज वो आप जाने। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ रोचकता आप दे सकते हैं, जी। तो आपने एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली, फिर काम है। और दूसरा है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर भी थोड़ी टेढ़ी खीर है। मैंने कहा ना, ये ऐसी बनावट है जो बनावट ना लगे। आपको पता है ये बनावट है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इतनी महंगी फिल्में बनती हैं जी और उसका सारा भार, सारा वजन आपके कंधों पर है। आपने अगर ठीक से उसका रेंडिशन, उसका जिसे कहते हैं श्राव्य निरूपण ठीक से नहीं किया, तो वो फिल्म खराब हो जाएगी। जी। तो उसमें आपको अपनी आवाज को ट्रेन करना है, फोनेटिक्स यानी उच्चारण शास्त्र सीखना है, जी। उसमें भी काफी काम करना है। लेकिन वहाँ भी काम बहुत है और मुसलसल निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी। तो हाँ, जो आना चाहे स्वागत है। जी। कोरोना काल चल रहा है हरीश सर, और इस कोरोना काल में आपका समय किस तरह बीत रहा है? मेरा समय कोरोना काल में देवों के सानिध्य में बीत रहा है। जी जी। कैसे पूछिए। हाँ। क्या हुआ कि 30 सालों के बाद महाभारत फिर प्रसारित होने लगा सीरियल, जी। और वो एक ही चैनल पर नहीं, 6 चैनल पर। जी जी। 4 ब्रॉडकास्ट चैनल्स और 2 OTTs यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर। जी। तो सबको प्रोमो की जरूरत थी, तो उन्होंने ढूंढ निकाला महाभारत के समय को, जी। तो वो मैं करता रहा। साथ साथ बस वो अभी समाप्त होने को था, उतने में आया विष्णु पुराण, क्योंकि भाई कृष्ण तो विष्णु के अवतार, जी। तो इसलिए उन्होंने मुझे वहां भी बुलाया। अब जहाँ विष्णु हैं जी। तो शिव तो होंगे ही, बिल्कुल। और उनको तो नाराज किया नहीं जा सकता, वरना तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो ओम नमः शिवाय के लिए भी मुझसे काम लिया जा रहा था। जी। तो यूं कुल मिला के ऐसा है कि दिल्ली में बहुत कहा जाता है ना, हमारी ऊपर तक पहचान है। जी जी जी। तो मेरा जवाब यह है कि आपकी होगी ऊपर तक पहचान, हमारा तो ऊपर वहीं उठना बैठना है इनके साथ। तो मैं देवों के सानिध्य में हूँ, और जो बाकी बचा था, तो मैं एक बहुत बड़ी परियोजना, बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग का काम मैंने लिया है। सच में बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुश्किल, और वो है सारी श्रीमद् भगवत गीता की रिकॉर्डिंग संस्कृत में। अरे वाह, पूरे 700 श्लोक, पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक। जी जी। अभी तक तीसरे पर पहुंचा हूँ। सच में बहुत मेहनत का काम है जी। मगर यकीन जानिए, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि ये मैंने क्या ले लिया है, क्यों किया है, क्या मिलने वाला है इसमें, ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। मतलब अभी भी मुझे इतनी मेहनत करने में आनंद आता है। हमें लगता है कि आप इतनी सक्रियता के साथ, इतने समर्पण के साथ अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और हमें लगता है ये प्रेरणास्पद है सारे लोगों के लिए, आज के नौजवानों के लिए। जी। अगर श्रीमद् भगवत गीता की थोड़ी सी बात करें, तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। आपको किस तरह से प्रेरित करती है भगवत गीता? आप इसमें जुटे हुए हैं, और किस स्वरूप में ये हमारे भक्तों तक, श्रोताओं तक पहुंचने वाली है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा है मेरे सारे करियर में कि जब कुछ वैज्ञानिक
बदलाव आता है, जी। कोई इनोवेशन होता है, नाविन्यपूर्ण कुछ होता है, तो वो जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है। जी। सबसे पहले मेरे पास आता है। जी। जब कैसेट आए तो सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग की, सीडीज आए, सीडी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर क्या क्या नहीं हुआ है, जी। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, तरह तरह के हुए। उसी तरह एक नया आविष्कार है, उसको कहते हैं मैजिक पेन। अच्छा, वाह। वो ऐसा है कि श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक ही बनाई जाएगी, पुस्तक में श्लोक लिखा जाएगा, जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सारा लिखा जाएगा जी। श्लोक, और उसके नीचे उसका भावार्थ होगा, हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा वगैरह, जी। जी। वो भी लिखा जाएगा। अब वो मैजिक पेन एक मोटी सी पेन होगी, जी। उसके ऊपर सिर्फ आप संस्कृत पे रखिए तो संस्कृत श्लोक का ऑडियो चालू हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, वहां से आप हटा के उसको हिंदी पे रखिए तो उसका हिंदी भावार्थ बजने लगेगा। जी। जी। फिर आपने अभी कहा कि कर्मयोग भी है, तो भाई हम तीसरे अध्याय पे जाते हैं, कर्मयोग। जी। तो कर्मयोग में आपने रखा, फिर आप उसको सांख्य योग में ले गए दूसरे अध्याय में। जी। भाई मैं गीता जी है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते तो सुनना ही है, जी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते पे रखा तो वो श्लोक शुरू हो गया। वो सारी रिकॉर्डिंग करके मुझे देनी है, एक एक श्लोक और उसका भावार्थ, श्लोक भावार्थ, श्लोक भावार्थ, अलग अलग करके इनकी अलग अलग फाइलें बनती हैं, अलग अलग कोडिंग होगी। जी। जी। और इस तरह से इसका उपयोग होगा। ये विशेषकर बच्चों की किताबों में बहुत इस्तेमाल होगा, अभी बहुत नया है। जी। 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 अब देखिए ना, बच्चों को हम कितनी आसानी से सिखा पाएंगे कि बिल्ली है तो हम कहते हैं म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लेकिन बिल्ली बेचारे ने देखी नहीं है बच्चे ने, तो वहाँ बिल्ली देखेगा भी और जैसे वो पेन रखेगा तो बिल्ली की आवाज आएगी, तो कितना आसान होगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही ये नई चीज होगी और बहुत उपयोगी भी सिद्ध होगी। उपयोगी भी होगी जी। हरीश भीमानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी लंबी बातचीत आपसे हुई और निश्चित रूप से श्रोता भी इसका पूरा आनंद ले रहे होंगे। अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? जब मुझे इस विधा में आना था ना जी, तब भी मैं इसका कोई नाम नहीं दे पा रहा था। ये है तो स्वर की विधा जी, आवाज की विधा है कोई, लेकिन स्वर यानी गायन ही समझते हैं कि अगर आप गायक हैं तो ठीक है, उसमें करियर बनता है। आप अगर गायक नहीं हैं लेकिन फिर भी स्वर उद्योग में हैं, स्वर का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका नाम ही नहीं था, अभी जाकर नाम आया है, क्योंकि धीमे 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 इतने सालों में इस व्यवसाय को सम्मान मिलना, इस विधा को सम्मान मिलना शुरू हुआ। जी जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें और हमारे व्यवसाय को इसी तरह जी आशीर्वाद देते रहिए। जी। और कोरोना के काल में जो लोग असावधान हैं, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश जरूर आपकी तरफ से आना ही चाहिए। जो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं जी, वो गुनाह तो कर रहे हैं, न केवल अपने आप से लेकिन अपने घर वालों से जी और आसपास वालों से। और मैं तो इतना कहूंगा कि उनको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मैं आमतौर पे मेरा काम लॉकडाउन होता है, मैं अपने घर से, बंगलों से, हो सकता है हफ्ते में 2 एक बार ही बाहर निकलता हूँ वैसे भी। जी जी। तो पहले लॉकडाउन पहले ही था, मैं अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया है, क्योंकि मेरे साथ मेरे असिस्टेंट, मेरे सहयोगी हुआ करते हैं, वो नहीं है, तो छोटा छोटा काम भी खुद करना पड़ता है। जी जी। करना पड़ता है। हम ऐसे विषम काल से गुजर रहे हैं। मुझे तो बार बार ये लगता है कि सच में अगर कलयुग है तो ये है, तो ऐसा अगर विषम काल है, विकट काल है, तो सबका है। तो आप इतनी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते अपने प्रति, अपनों के प्रति? तो उनको कौन बचाए? और अगर वो करते ही हैं ऐसा, तब तो माफ करना, वो धरती पर बोझ है। बहुत अच्छा लगा हरीश भीमानी जी आपके साथ बातें करके, आपके अनुभव सुन के, आपकी सीख जो हम सबको मिली, उससे निश्चित रूप से हमें
बहुत कुछ आगे करने के लिए सहयोग मिलेगा, बहुत कुछ हम नया कर सकेंगे और जितनी भी हिदायतें थी आपकी उनको भी निश्चित रूप से लोग अपनाएंगे, पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। चलने से पहले बस एक आपकी पसंद का और गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं और उस गाने के साथ आपसे विदा लेंगे। क्या है आपकी पसंद? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश और मैं अभी दोनों जवान हैं। क्या बात है, निश्चित रूप से। और आपकी ये जवानी हमेशा हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हैं। यही उस, क्योंकि आप देवों के सानिध्य में रहते हैं, उन देवताओं से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो ताजगी है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो हमेशा बनी रहे। यही हम चूंकि काशी में हैं तो हम बाबा विश्वनाथ से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ आवाज की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर श्री हरीश भीमानी जी थे। तमाम सुनने वालों की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। साथ ही प्रणाम कहते हुए आपसे अनुमति चाहेंगे। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। जाते जाते मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जब तक जी विशा है तब तक जीवन है। वाह, नमस्कार। नमस्कार। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूम में बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन। बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।